Hello everyone, welcome back in my channel. This is सचिन सिरोही। इस आज की इस वीडियो में मैं टैली प्राइम विद जीएसटी के वो टॉप मोस्ट इंटरव्यू और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसको अगर आपने एक बार सही से पढ़ लिया तो आपका एग्जाम और आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। लेकिन उन क्वेश्चन को साथ के साथ आपको समझना भी होगा। कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में मैं देखता हूं तो टैली और जीएसटी का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर मैं टैली की बात करूं तो उसके अंदर जीएसटी और टीडीएस और इन्वेंट्री और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो ये सब चीजें टैली में किस तरीके से मेंटेन होती हैं, या अकाउंटिंग के कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो उनमें कौन-कौन से क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, और उनको किस तरीके से समझा जाए कि ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। आज की इस वीडियो में वही मैं क्वेश्चन जो मैंने अपने कैरियर्स में चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और जो देखा है, जो समझा है, वो सारे इम्पोर्टेंट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा विद आंसर। उसको साथ के आंसर भी प्रोवाइड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और इस बात की काफी हद तक गारंटी भी है कि अगर ये किसी ने सही से समझ लिए और ठीक से पढ़ लिए तो उसका एग्जाम या उसका कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्रैक हो जाएगा। खाली केवल आप क्वेश्चंस के आंसर ही मत देखिएगा, आंसर के साथ-साथ उसको अंडरस्टूड भी करना है आपको कि हाँ, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन हर एक लेवल से, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो इन्वेंटरी हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो रिवर्स आरसीएम हो, सो हर एक टॉपिक से इस वीडियो में मैंने वो बेहतरीन क्वेश्चंस आपके रखे हैं जो यहाँ पर आएँगे। सो आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि उनको इस तरीके से उनके कैरियर से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें, ताकि वो मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह का जो कंटेंट होगा आपको मेरे ही चैनल पे मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से चीजें को समझा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिपॉजिटिंग कैश टू एसबीआई बैंक, एसबीआई शुड बी पास्ड थ्रू। कि यहाँ पर एक हम एंट्री कर रहे हैं कि हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। जब कैश बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं तो उस समय जो वाउचर यूज होता है वो आपका कॉन्ट्रा वाउचर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। तो अगर किसी को वाउचर्स की नॉलेज है तो हमारे पास कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, परचेस है, जर्नल है। ऐसे बहुत सारे वाउचर्स हमारे अवेलेबल होते हैं जब हम टैली में जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो अंडर विच हेड मोटर कार इज शो, कि अगर मैं एक लेजर टैली में बनाता हूं और उस लेजर का नाम है मोटर कार, तो वो मोटर कार किस हेड के अंतर्गत आएगा। तो एक्चुअली टैली में क्या होता है, हेड्स होते हैं, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि अकाउंटिंग हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो उसको अकाउंटिंग ग्रुप्स में हम पोस्टिंग करते हैं। तो वहां पर जो है आपका जो लेजर आएगा वो आएगा आपका फिक्स्ड एसेट। थर्ड एंट्री, टैली बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड। जब हम टैली में लेजर्स क्रिएट करते हैं तो टैली में लेजर क्रिएट करते समय बाय डिफॉल्ट कितने लेजर पहले से बने हुए आते हैं। तो 2 लेजर पहले से बने हुए आते हैं टैली में। जब आप व्हेनेवर यू क्रिएट द जर्नल एंट्रीज इन टैली, द 2 लेजर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द टैली। फर्स्ट वन इज कैश एंड द सेकंड वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 लेजर बने हुए होंगे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आगे आते हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से मैं एडवांस तक लेकर जाऊंगा इस वीडियो में, बने रहिएगा, देखते रहिएगा ध्यान से। और जो इसको क्रैक करना है साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि बिगिनिंग से एडवांस तक जाएंगे हम, पूरा प्रो लेवल तक इस टैली को लेकर जाऊंगा आज मैं इसमें। और ये अगर आपने कर लिया, हाँ, समझिए हर एक टॉपिक कवर है आज की इस वीडियो में, और एग्जाम तो निकल ही जाना है आपका। तो थ्रू विच कॉन्फ़िगरेशन वी कैन एक्टिवेट DRCR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई। जब हम टैली में जर्नल एंट्रीज करते हैं तो बेसिकली वी हैव अ 2 मेथड, कि या तो बाई और टू लिख कर आएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसको चेंज भी कर सकते हैं। F12 पे जाके उसको हम चेंज करते हैं। तो F12 जो टैली में होता है वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है, और F11 जो यूज होता है
वो आपका फीचर्स के लिए होता है। ध्यान रखना, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? F12, जहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन लेवल की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और F11 का मतलब होता है फीचर्स। तो फीचर्स जाके हम वहाँ से फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। बाकी इनमें से और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका F12। तो जो मैंने रेड कलर के दिए हैं, ये आपके सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, F12 की इज ऑल्सो नोन एज, जो कि देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि CR और DR और टू और बाई को चेंज करने के लिए हमें F12 की जरूरत है। सेम उसी टाइप से तो फिर कॉन्फ़िगरेशन विंडो कौन सी होती है? तो मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि F12 की जो होती है इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्फ़िगरेशन विंडो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो होती है। जैसे आप वहां पे कोई लेजर बनाते हो तो और लेजर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको चाहिए, तो टैली में आप वहां पर F12 को प्रेस कर सकते हो, तो कुछ बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आपके सामने आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टैली कैन वार्न ऑन नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश। देखिए, जब आप कोई भी एंट्री करते हो और उस एंट्री में सपोज कीजिए आप कोई पेमेंट कर रहे हो कैश के थ्रू, और कैश में कोई बैलेंस है ही नहीं आपका, तो टैली आपको एक वार्निंग देता है नेगेटिव कैश बैलेंस की। तो हाँ, ये इस बात सही है कि अगर किसी कैश में कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो वो नेगेटिव बैलेंस की आपको एक वार्निंग प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ बैंक पेमेंट एंड बैंक रिसिप्ट वाउचर रेस्पेक्टिवली। तो जब हम टैली में ये बैंक पेमेंट की जो एंट्री है अगर मुझे करनी हो या मुझे बैंक रिसिप्ट की, तो पेमेंट के लिए हमारे पास होता है F5। ओके, तो इस शॉर्टकट की होती है वाउचर्स की। सो पेमेंट के लिए होता है F5 और रिसिप्ट के लिए होता है F6। कॉन्ट्रा के लिए होता है F4 और आपका जर्नल के लिए होता है F7। तो इस तरीके से आप वहां पे शॉर्टकट कीज होती हैं अवेलेबल। मेरी इस पूरी प्लेलिस्ट में एक स्टार्टिंग की वीडियो दी गई है जिसमें मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से समझाया है कि टैली क्या है, और अब मैं वो बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जो आपको किसी प्लेटफॉर्म पे ढूंढने से नहीं मिले। एक एक क्वेश्चंस की अपनी एक प्रॉपर वैल्यू है और बिगिनिंग टू एडवांस पर आज इसमें हम चलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 को यूज करते हैं। तो पहले 7 वाले क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए, पहला तो हो गया बैंक पेमेंट के लिए F5, बैंक रिसिप्ट के लिए F6, कॉन्ट्रा के लिए F4, जर्नल के लिए F7। तो ये सारी शॉर्टकट की हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नाउ 8th, एट द टाइम ऑफ लेजर क्रिएशन द शॉर्टकट टू क्रिएट ऑनलाइन ग्रुप या सब ग्रुप इज। तो जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्रिएशन के टाइम पर ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री कर रहा हूं और मुझे वहीं से लेजर क्रिएट करना है, सर वापस आकर लेजर बनाते हैं फिर वापस आते हैं, तो इट्स वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो देयर इज एनी शॉर्टकट टू क्रिएट लाइक अ लेजर ड्यूरिंग द वाउचर क्रिएशन? सो हाँ है, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हम करते हैं ऑल्ट सी। तो ऑल्ट सी की मदद से आप कोई भी सेकेंडरी लेजर आसानी से बना सकते हो। आगे इसमें आते हैं, कैन वी क्रिएट टू कंपनी हैविंग सेम नेम। क्या टैली में हम ये कर सकते हैं कि दो कंपनी सेम नाम से बन सकती है? तो हाँ, ये बात सही है। टैली में हम दो कंपनियां सेम नाम से बना सकते हैं। पेमेंट इज एन, सो पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग वाउचर है या इन्वेंट्री वाउचर? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टैली, तो इन टैली वी हैव टू टाइप्स ऑफ वाउचर। पहला होगा अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा होगा इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर वो वाउचर्स होते हैं जिनमें हम स्टॉक से रिलेटेड एंट्री करते हैं, और अकाउंटिंग वाउचर वो होते हैं जिनमें हम फाइनेंस से या मतलब जो पेमेंट वगैरह इस तरह की जो चीजें होती हैं, रिसिप्ट मनी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वहां पे हम अकाउंटिंग वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ सो एक जर्नल एंट्री और है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है 10,000 से। सो जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हमने एक तरीके से कैपिटल लगाई है। तो जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें बिजनेस में आ रही हैं। तो उस सिचुएशन में जो हम जर्नल एंट्री वो रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से वाउचर्स में आती है?
सो वो आपकी रिसिप्ट मोड में है, क्योंकि आप रिसिप्ट हो रहा है ना, बिजनेस में रिसिप्ट हो रहा है। सो जो भी चीज हम सोचते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं। बाकी मैंने कॉन्ट्रा और ये पेमेंट आपको बता दिया है, तो स्टार्ट बिजनेस वाली एंट्रीज हम जो यूज करेंगे वो आपकी जो होगी रिसिप्ट वाउचर में होगी। क्वेश्चन नंबर 12, कीपिंग अ कॉपी ऑफ डेटा इन अदर मीडिया इज टर्म एज, मतलब आपको क्या करना है, टैली में बहुत सारा काम किया है आपने, बहुत सारे लेजर्स बनाए हैं, जर्नल एंट्रीज करी हैं, और ये ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें अपने आप रेडी हो जाती हैं, ये आपको पता होगा। You have to create only the ledger, groups and the journal entry, and all the work is automatically created in Tally. तो यही फायदा है इस अकाउंटिंग करने का कि हमारी अकाउंटिंग इजी हो जाती है। तो अब हम होता क्या है, जैसे हम कंप्यूटर में काम करते हैं, हम बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने का मतलब हम उसको हम अपनी फाइल को अदर किसी लोकेशन में सेव कर लेते हैं, पेन ड्राइव में बैकअप ले लेते हैं। सेम उसी तरीके टैली में भी बात ये की जा रही है कि कीपिंग अ कॉपी ऑफ डेटा इन अदर मीडिया इज टर्म एज, कि अपने डेटा की एक कॉपी कीप करके रखना, मतलब किसी लोकेशन पे उसको प्रॉपर्ली सेव करके रखना। तो आप कैसे रखोगे, उसका बैकअप ले लोगे। 13, द शॉर्टकट टू डिलीट अ कंपनी इज, तो कंपनी को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहां पर जो डिलीट होगी वो होगी आपकी ऑल्ट प्लस डी की हेल्प से। तो ऑल्ट डी की हेल्प से आप कोई भी कंपनी डिलीट कर सकते हो। उसके लिए आपको मैंने बताया कंपनी इन्फो पर और आपको ऑल्टर पर जाकर तब डिलीट करना होता है। टैली में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, कंपनी इन्फो और ऑल्टर और डिलीट। और कोई लेजर भी आप डिलीट कर सकते हो ऑल्ट डी से, और कोई जर्नल एंट्री या ट्रांजेक्शन भी आप डिलीट कर सकते हो ऑल्ट डी से। तो ध्यान रहे, एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाने और सारा पैटर्न पता चल जाएगा आपको कि ये पढ़ना कितना था और जितना पढ़ा है उससे अब मुझे क्या हेल्प मिल पा रही है। फिर मैंने कहा है बिगिनिंग टू एडवांस ये वीडियो हमारी जाने वाली है आज। बने रहिएगा। स्टॉक कैटेगरीज कैन बी मेंटेन इन टैली, क्या स्टॉक कैटेगरीज हम टैली में मेंटेन करते हैं। देखिए, जब हम टैली में इन्वेंट्रीज का ऑप्शन करते हैं, F11 पे जाके होता है अकाउंटिंग ओनली और इन्वेंट्रीज, तो जब हम F11 पे जाके इन्वेंट्रीज वाला ऑप्शन यस करते हैं तो वहीं पे एक ऑप्शन दिया होता है इन्वेंट्री से रिलेटेड स्टॉक कैटेगरीज। तो अगर आप स्टॉक कैटेगरीज यस कर देते हो तो स्टॉक कैटेगरीज भी टैली में मेंटेन की जा सकती है जब हम इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कि डेप्रिसिएशन लेजर फॉल अंडर, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जो कोई एसेट्स होती है उसकी एक वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। मान लीजिए आज आपने एक बाइक परचेस करी जिसका प्राइस है 80,000, तो हर साल उसकी कीमत घटेगी। या कोई एसेट्स आपके कंपनी में है, वो उस एसेट्स की वैल्यू हर साल डिक्रीज होगी, तो आपको क्या करना है, उसका डेप्रिसिएशन काटना है। तो डेप्रिसिएशन किस में कंसीडर होगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर दैट मींस पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है, तो 10 अल्फा या 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर 10 कैरेक्टर का होता है। अल्फाबेट भी होता है और न्यूमेरिक भी इसमें आपका अवेलेबल होता है। तो ये आपका पैन कार्ड नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जीएसटीआईएन फॉर्मेट। हाँ जी, अगर मैं बात करूं जीएसटी की तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है और जीएसटी के नंबर का फॉर्मेट क्या है। अभी वो भी सब डिस्कस करेंगे, फिलहाल डिस्कस करते हैं कि जीएसटी आइन का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले इसमें स्टेट कोड आता है, 29 क्या स्टेट कोड है। फिर यहां पर 5 अल्फाबेट्स आएंगे और 4 आपके न्यूमेरिक, फिर एक अल्फाबेट, फिर न्यूमेरिक, फिर अल्फा। इस तरीके से ये काम किया जाता है। ओके, सो यहां पर जो आपका आंसर है वो इस तरीके से यहां पे दिया गया है। तो पहला आंसर आपका इसमें मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 18, टू व्यू करंट बैलेंस ऑफ लेजर ड्यूरिंग वाउचर
एंट्री टर्न ऑन द ऑप्शन। जब हम टैली में कोई लेजर बनाते हैं तो लेजर में बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं हमें। वो ऑप्शंस जो है हम F12 पे जाकर एक वहां पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है करंट बैलेंस का। मतलब जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, सपोज करो आप कोई रेंट का पेमेंट कर रहे हो, तो वो नीचे बता देगा कि रेंट के अंदर इतना बैलेंस है। अगर कैश के थ्रू आप पेमेंट उसमें कर पा रहे हो कि रेंट का, तो कैश के नीचे बता देगा सर 1,00,000 रुपीस अवेलेबल है, डेबिट में क्रेडिट में। तो वो जो साइड बाय साइड एक कैप्शन टाइप की चीजें शो होती हैं लेजर्स में, वो होती है आपकी जो लेजर करंट बैलेंस फ्रॉम F12। तो F12 से जाके आप एक करंट बैलेंस का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको पूरी प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि कहां-कहां जाके थोड़ा-सा अगर किसी ने काम किया टैली में, तो डेफिनिटली वो चीजें उसको समझ में आ जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इट इज या इज इट पॉसिबल टू सी द ओपनिंग बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस? क्या ये पॉसिबल है कि जो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली में बाय डिफॉल्ट बनता है, वहां पर हम ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं? तो हाँ, ट्रायल बैलेंस में आप ओपनिंग बैलेंस देख सकते हो। आप वहां पे F12 कीजिए। F12 में ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन अवेलेबल होता है, क्लोजिंग बैलेंस का ऑप्शन अवेलेबल होता है, शो ट्रांजैक्शन, ऐसे काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप ओपनिंग, क्लोजिंग और नेट ट्रांजैक्शन तीनों चीजें देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में। और मैंने आपको ये बताया है कि टैली में जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ट्रायल ट्रेडिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट और भी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, नो नीड टू मेंटेन मैनुअली। दिस इज एडवांटेज, दैट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग टैली स्पेशली फॉर द जीएसटी, क्योंकि जीएसटी आने से तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है इस सेक्टर में कि हर एक बंदा क्या चाहता है, जो अकाउंटिंग पढ़ रहा है, जो भी वो रफ का जो भी कर रहा है अपनी ग्रेजुएशन में एकेडमिक में, तो उसको वो करेगा कहाँ? उसको प्रैक्टिकली करने के लिए उसको टैली पर आना ही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, टू मेंटेन गो डाउन विद इन्वेंट्री टर्न ऑन द ऑप्शन। कि अगर हम इन्वेंट्री में गो डाउन मेंटेन करना चाहते हैं, तो गो डाउन क्या होता है? सपोज कीजिए हमने से कोई चीज परचेस की, तो मैं परचेस करके वो चीजें किस गोडाउन में रखना चाहता हूँ, तो मैं अपने भी खुद गोडाउन बना सकता हूँ। और मैं जो है इसका बिल्ट इन जो गोडाउन का नाम होता है वो होता है मेन लोकेशन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि अगर आपको मेंटेन गोडाउन करना है तो एक ऑप्शन अवेलेबल होता है F11 पे, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इन F11। तो जो रेड कलर में है वो आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये चीज बताई गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इट इज पॉसिबल टू पास अ पेमेंट एंट्री इन अ सिंगल एंट्री मोड? जी हाँ, यस। अगर मैं बात करूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्री मोड सपोर्टेड इन टैली, तो टू। पहला होगा डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा होगा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे या टू और बाई का। सेम उसी तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल वन साइडेड होगी और ये पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में ही ज्यादातर एप्लीकेबल होगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जिनको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स हैं और उनको डेबिट क्रेडिट खास समझ में नहीं आते, तो प्लस माइनस की हेल्प से वो एंट्री को पास कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बात की जा रही है, क्या हम पेमेंट की एंट्री जो है एक सिंगल एंट्री मोड से कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन इन टैली कैन बी पास थ्रू। अगर मुझे कैश टू बैंक, मतलब कैश टू बैंक, तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, तो या बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक। ध्यान रखना, कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो या एक बैंक से दूसरे बैंक में कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, पैसा मतलब अमाउंट से रिलेटेड, सॉरी, तो वो एंट्री जो भी होगी आपकी वो कॉन्ट्रा की ही होगी, ये बात कंफर्म है। पेमेंट की एंट्री पेमेंट वाली होगी जब आप पेमेंट कर रहे हो किसी कैश के थ्रू या चेक के थ्रू। अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहे तो पेमेंट में नहीं होगी। रिसिप्ट कर रहे हो, अगर आप रिसीव कर रहे हो कैश के थ्रू या चेक के थ्रू कुछ भी, तो वो आपकी रिसिप्ट में जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर कैश टू बैंक की जो एंट्री है वो आपकी कॉन्ट्रा वाउचर की। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे, और धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा और जो आपको आपके एग्जाम पे और सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, किस तरीके से आपके लिए चीजें हेल्पफुल रहेंगी। तो ड्राइंग अकाउंट विल बी असाइन विद द ग्रुप।
तो जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है टैली में हमारा, वो कौन से ग्रुप में रखा जाता है? तो अगर मैं बात करूँ, पहले बात कर लेता हूँ ड्राइंग्स या विथड्रॉल्स क्या होते हैं। जो कंपनी का ओनर जो होता है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो विथड्रॉ करता है कंपनी के अकाउंट से पैसा, उसको हम ड्राइंग में कंसीडर करते हैं। तो ड्राइंग्स का जो लेज़र होता है, वो कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है और ये डेबिट साइड में आता है। ध्यान रहे, कैपिटल अकाउंट में है विद डेबिट साइड। देन क्वेश्चन नंबर 24, आउटस्टैंडिंग बिल रिपोर्ट कैन बी सीन फ्रॉम। अगर मैं आउटस्टैंडिंग देखना चाहता हूं किसी भी बिल रिपोर्ट की या किसी भी पर्टिकुलर लेजर की, तो मैं आउटस्टैंडिंग कहां से देख सकता हूं? तो उसके लिए मुझे जानना होगा डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान रहे, एक टैली में जब आप रिपोर्टिंग की तरफ जाते हो तो डिस्प्ले पर जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग में जाकर आप किसी भी पर्टिकुलर या पूरी रिपोर्ट देख सकते हो किस पर कितना बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि बकाया है, अगर मैं हिंदी में बात करूं। क्वेश्चन सारे इंग्लिश में है लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं कि देखिए टैली में आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चूज करनी होती है। यहां आते हैं हम। टू सेव अ वाउचर फ्रॉम एनी पोजीशन प्रेस। मुझे टैली में कोई भी वाउचर, वाउचर मतलब जर्नल एंट्री में कर रहा हूं और वो मुझे सेव करनी है, तो एक तो तरीका है कि एंटर 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 करते रहिए और सेव कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली सेव करने से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब हम काम करते हैं ना, तो अगर मैं बात करूं तो आपको टैली में जो है दिखाई नहीं देगा। जब कोई बंदा अगर एक्सपर्ट है फटाफट कर देगा एंट्री को, क्योंकि उसको शॉर्टकट की याद है। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप फुल्ली कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हो, नो नीड टू ऑपरेट बाय द माउस। माउस से ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल ए की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वाउचर्स को डायरेक्टली सेव कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, विच टैक्स इज पार्ट ऑफ इंटर स्टेट या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स इन जीएसटी। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में काफी सारे ये अवेलेबल होंगे कि सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी। तो हमेशा जब इंटर स्टेट की बात होगी, एक राज्य से किसी दूसरे राज्य, मतलब एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जब भी हम कोई परचेज सेल्स करेंगे, कोई ट्रांजेक्शन हम करेंगे, तो वो आपका आईजीएसटी में आएगा। ध्यान रखना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो आपकी आईजीएसटी में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द लेजर सैलरी पेबल फॉल्स अंडर द ग्रुप। कि जो हमारा सैलरी पेबल है, देखिए एक तो होगा सैलरी, जो सैलरी हम पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी क्या है आपका, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा। लेकिन सैलरी पेबल की सैलरी मुझे पे करनी है तो लायबिलिटी बन जाती है। तो सैलरी पेबल जो होगा वो आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कैन वी जूम एनी रिपोर्ट इन टैली? यस। जब हम टैली में किसी भी, चाहे वो मेरा ट्रायल बैलेंस हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, अगर मुझे उसको जूम करना है तो ऑल्ट जेड कमांड होती है और ऑल्ट जेड करके आप चाहो तो उसको देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी स्क्रीन आ रही है और फिर उसका आप प्रिंट आउट इजीली निकाल सकते हो। तो आप अपने टैली की रिपोर्ट को जूम कर सकते हो, देन उसका फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो ये बात सही है। देखिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन निकल, जूम भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और प्रिंट आउट लेवल पे अगर आप वहां पे F12 करते हो, सो वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन रिलेटेड टू द प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 29, डेबिट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डेबिट नोट वाउचर कैन बी यूज्ड फॉर, कि जब हम परचेस की एंट्री करते हैं, परचेस मैंने कर लिया, लेकिन परचेस मैंने किया तो उसमें जो चीज परचेस की उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया या कुछ और रीजन रहा, तो मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूं। तो परचेस रिटर्न की एंट्री हमारी डेबिट नोट में होती है। नॉर्मली जो हम मैनुअल अकाउंट करते हैं तो उसमें ऐसे ही लिख देते हैं परचेस रिटर्न, लेकिन टैली में उसको बोला भाई डेबिट नोट की एंट्री कर दो, दैट मींस परचेस रिटर्न। क्रेडिट नोट की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न। ध्यान रखना, डेबिट नोट परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस इसमें मैंने कंसीडर कर दिए।
लेकिन इसमें सही आंसर होगा आपका परचेस रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 30, विच टैक्स इज नॉट रिप्लेस बाय जीएसटी। अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी में एक इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, और ऐसी कौन सा टैक्स है जो जीएसटी में रिप्लेस नहीं हुआ। बाकी सब चीजें रिप्लेस हो गई इनडायरेक्ट, वैट हो चाहे सर्विस टैक्स हो, सब चीजें रिप्लेस होकर नया आ गया। लेकिन टीडीएस जो था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, को रिप्लेस नहीं किया गया। ओके, तो नॉट रिप्लेस बाय द जीएसटी, क्योंकि इसको रिप्लेस ही नहीं करेगा ना। बैड डेब्ट्स आर रिकॉर्डेड इन, बैड डेब्ट्स क्या, कि मान लीजिए आपने कुछ चीज सेल करी। सेल किनको करते हैं हम, उनको बोलते हैं, ध्यान रखना दो बातें इसमें और बता रहा हूं। आपने कोई चीज सेल करी, सेल करते हैं सर हमने पार्टी को सेल करी, नॉर्मल भाषा में हम ये बोलते हैं। जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं उसको इंग्लिश में बोलेंगे डेटर्स, डेटर्स को सर सेल की। और अगर मैं टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसको बोला जाएगा सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर का मतलब है आपने एक कस्टमर को सेल किया, दैट मींस एक पार्टी को सन्ड्री डेटर्स वाले उसमें वो रखा जाता है, पार्टी का नाम बनाया, तो जब हम उसकी लेजर बना के उसकी पोस्टिंग करते हैं तो सन्ड्री डेटर्स में करते हैं। और जो सन्ड्री डेटर्स होते हैं वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, मतलब आपने उनको सेल किया तो उनसे पैसा आएगा, दैट मींस वो मेरी एसेट्स है। अब वो पैसा वहां से आया नहीं, वो पैसा डूब गया, या वो पैसा जो है वो वापस देना नहीं चाह रहा, या वो आप कहीं चला गया, तो आप क्या करो, उस पैसे को, जो अनरिकवेबल बिल हैं, जो बिल का पैसा रिकवर हो ही नहीं पा रहा है, वो आपके बैड डेब्ट्स होते हैं। तो बैड, अब चाहे वो बिलिंग में हो चाहे वो लोन में हो, लोन में भी हो सकता है। मैंने लोन दिया है किसी को, लोन रिकवर ही नहीं हो पा रहा, तो मैंने बैड डेब्ट्स में डाल दिया। ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो बैड डेब्ट्स है वो आपका एक एक्सपेंस में कंसीडर किया जाता है कि भाई पैसा तो रिकवर हुआ। जैसे आप देखो, तुम विजय माल्या चले गए देश छोड़ के, अब उनपे जो एक लोन था, जो डिफॉल्टर हैं वो, तो वो बैंकों का जो लोन है वो बैंकों ने क्या कर दिया, उसको बैड डेब्ट्स में डाल दिया। तो बैड डेब्ट्स किस में आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि एक्सपेंस में आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने से आपके इसका प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पे भाई, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, इनकम माइनस होगी वहां से। तो इसलिए बैड डेब्ट्स आपके अकाउंट की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो देखो, एक क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। तो जिनको सेल करते हैं उनको सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं, जो कि करंट एसेट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, और ज्यादातर वहीं से हमारा बैड डेब्ट्स अराइज होता है, या लोन से। और जिनसे हम परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट पर, उधार पर, उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटीज में आता है, क्योंकि वहां पे आपने परचेस किया ना उधार पर, क्रेडिट पर, सो यू हैव टू पे द मनी इन फ्यूचर, so it will arise the liability. Next question, which tax component are not a part of GST? इनमें से ऐसा कंपोनेंट कौन सा है जो जीएसटी का पार्ट नहीं है? तो सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, आईजीएसटी भी है, लेकिन टीजीएसटी कुछ नहीं होता। तो सीजीएसटी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का है, और आईजीएसटी आपका इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं वहां पे वो लगता है। तो ये हमारा टीजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 33, जीएसटी का मीन में कहूं तो क्या है, जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान रहे, गुड्स एंड सर्विस, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया है, जिसको हम जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टू सी द ट्रायल बैलेंस चूज। अगर मुझे टैली में ट्रायल बैलेंस देखना है तो मुझे कौन से ऑप्शन को चूज करना है? तो पहले मुझे जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर, फिर उसके अंदर जाना होगा डिस्प्ले पर, देन डिस्प्ले के बाद मुझे जाना होगा ट्रायल बैलेंस पर। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस। द शॉर्टकट ऑफ चेंजिंग द पीरियड इज इन्वोक्ड बाय प्रेसिंग। अगर हम टैली में
कोई भी डेट चेंज करते हैं, डेट की मैं बात कर रहा हूं, तो हम यूज करेंगे F2। F2 की हेल्प से यू कैन चेंज एनी डेट। बट अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर अगर मुझे चेंज करना हो, या जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं यहां पर, तो अगर मुझे यहाँ पे पीरियड चेंज करना है अपने अकाउंटिंग का टैली में, तो मैं यूज करूंगा Alt+F2। तो Alt+F2 की मदद से आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, दोनों कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि F2 क्या है और Alt+F2 क्या है। तो F2 मतलब डेट चेंज करना, और Alt+F2 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 36, वी कैन गिव ओपनिंग बैलेंस टू द लेजर अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ। जब हम लेजर को क्रिएट करते हैं, तो लेजर क्रिएट करते समय हम उसमें ओपनिंग बैलेंस भी फिल कर सकते हैं। जैसे अभी एक पहले क्वेश्चन आया था कि कैन वी सी द ओपनिंग बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। तो हाँ, देख सकते हैं। ओपनिंग मतलब प्रीवियस मंथ का या प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होता है, वो ओपनिंग है। और क्लोजिंग मतलब इस साल के अंत तक या इस मंथ के एंड तक उसका क्या रहा, जो भी आपके मेजरमेंट है उसके भी आप कर सकते हो। तो हाँ, हम लेजर के क्रिएशन के टाइम पर उसका ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई, अगर एक लेजर है सैलरी का, तो प्रीवियस मंथ का भी कुछ था, तो मैंने उसका ओपनिंग खुद फिल कर दिया मैन्युअली। तो ऐसा भी काम आप इसमें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, शट डाउन अ कंपनी मींस डिलीटिंग अ कंपनी। टैली में कंपनियां बनी हुई होती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो टैली में बहुत सारी कंपनियां बनी हुई होती हैं, और मैंने अभी क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि उनको हम सेम नाम से भी बना सकते हैं। तो टैली में कंपनी को शट करना मतलब होता है कंपनी को क्लोज करना। लेकिन ऑल्ट डी की मदद से हम कंपनी को डिलीट भी कर सकते थे। तो शट करना मतलब डिलीट करना नहीं होता कंपनी को, यह बात ध्यान रहे। टैक्सेस लेजर फॉल अंडर विच ग्रुप। अगर मैंने कोई लेजर बनाया है और वो टैक्स से रिलेटेड है, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो टीडीएस का हो, और भी कोई फर्दर टैक्सेस हो, तो उसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखते हैं। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाय डिफॉल्ट आपकी करंट लाइबिलिटीज में ही आती है। दैट मींस ये जो टैक्स है ना, ये लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी मींस यू हैव टू पे दिस मनी, ये लाइबिलिटी बन गई आप। तो क्वेश्चन नंबर 39, टू गेट अ डिटेल रिपोर्ट फॉर्मेट ट्रेस। तो जैसे हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, बैलेंस शीट्स होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप उसको टैली में ओपन करोगे तो वैसे ही दिखाई देंगी लाइन बाय लाइन। अगर आप उसके अंदर ग्रुप्स बाय दिखाई देता है। अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा डिटेल में देखें, तो आप Alt+F1 की को प्रेस कर सकते हो, जो कि आपको उस की को डिटेल में दिखाएगा। तो Alt+F1। क्वेश्चन नंबर 40, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, द एंट्री शुड बी पास थ्रू। आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए आप कैश को विड्रॉल करना चाहते हो। तो पर्सनल यूज के लिए जो हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से आपका ड्राइंग्स। तो जो ड्राइंग्स की एंट्री होती है, मैंने भी बताया ड्राइंग्स का लेजर कैपिटल में बनता है, तो सेम यहाँ पे वो एंट्री हम पेमेंट में करते हैं। सो पेमेंट में ही हमें उसे करना होगा ड्राइंग्स वाली एंट्री। तो कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। क्वेश्चन नंबर 41, शॉर्टकट की फॉर कैंसिलेशन ऑफ वाउचर। अब मैंने एक वाउचर बनाया, वाउचर को डिलीट करने की बात करी, ऑल्ट डी की मदद से आप वाउचर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाउचर को कैंसिल करना चाहते हो, सो वाउचर कैंसिलेशन की जो शॉर्टकट की होती है, वो आपकी होती है Alt+X। तो Alt+X की हेल्प से आप इजीली अपने वाउचर्स को कैंसिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी, F11 इन टैली रेफर्स टू। अगर मैं बात करूं कि F11 का क्या काम होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि F12 आपकी कॉन्फ़िगरेशन की होती है, और F11 आपकी कंपनी के फीचर से रिलेटेड जो काम हम करते हैं वो F11 में करते हैं। कंपनी फीचर्स होता है आपका F11।
CGST एंड HGST लेजर फॉल अंडर विच ग्रुप? कि हमारे पास यहाँ पे दो अगर एक अलग-अलग है, CGST हो या HGST हो या IGST हो, कोई भी टैक्सेस अगर आपका हो, सो वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्किंग कैपिटल मीन्स, सो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? अगर मैं बात करूं तो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो कितना मेरे पास एसेट्स है फिक्स, सॉरी करंट एसेट्स कितना है और कितनी मेरे पास करंट लायबिलिटीज है, तो उन दोनों को माइनस करके जो है वर्किंग कैपिटल, बिजनेस करने के लिए मेरे पास कितना कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, सो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब मेरे पास करंट में इतना है, 5,000 रुपए कैश है मान लीजिए, और करंट लायबिलिटीज मुझे कुछ देना भी है लोन वगैरह, तो उसको माइनस करके बताओ कि टोटल कितना मेरे पास वर्किंग कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 45, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक both can be viewed through stock summary. Yes. अगर हम स्टॉक समरी देखते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया और बैलेंस शीट्स वगैरह बताए, उसी तरीके से हमारी ओपनिंग स्टॉक्स भी हम देख सकते हैं। कहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, आप स्टॉक समरी एक ऑप्शन होता है जब आप डिस्प्ले पे जाते हो या फर्स्ट विंडो पे आपको होता है स्टॉक से रिलेटेड, तो वहां पर आप देख सकते हो स्टॉक समरी। कैन वी मेंशन नरेशन अगेंस्ट ईच लेजर व्हाइल पासिंग द वाउचर एंट्री? क्या ये पॉसिबल है कि हम जब जर्नल एंट्री को बनाते हैं तो उस समय पर जब हम लेजर जो हमारा सिलेक्ट करते हैं उस समय पे हम उसमें नरेशन दे सकते हैं? तो यस, नरेशन किस लिए होता है? फॉर बेटर एक्सप्लेनिंग के लिए होता है, कि हम उस एंट्री को या उस जर्नल एंट्री को बेटर एक्सप्लेन कर सकें। तो ये सही है कि हम उस वाउचर्स को बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। विच इज नॉट अ फाइनल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी? अगर मैं बात करूं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन फाइनल रिपोर्ट का नहीं है, तो वो है आपका डे बुक। तो डे बुक आपका फाइनल रिपोर्ट नहीं होता, या फाइनल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बच्चों क्वेश्चन सारे के सारे टैली के बहुत ही बेहतरीन, और अभी आने वाले और भी और ज्यादा बेहतरीन है, जो जीएसटी और आपके टीडीएस और आरसीएम इन सभी चीजों पे डिपेंड रहेंगे। चलते हैं आगे। और जॉब इंटरव्यू और एग्जाम में तो आने ही आने होते हैं, कंफर्म है। ये टॉपिक को छोड़ ही नहीं सकता। अगर ये टॉपिक ही हमने छोड़ दिया तो फिर एग्जाम में बचता ही क्या, कुछ ही नहीं रह सकता ना। टैली का एग्जाम है या अकाउंटिंग का कोई एग्जाम है, तो यही सब चीजें आनी है। उसका पूछने का मेथड बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का सिलेबस का यही पैटर्न रहना है। Which menu is used to create new ledger, groups and voucher type in Tally? अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नया लेजर बनाने में या ग्रुप्स बनाने में या वाउचर्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो मास्टर्स उसको बोलते हैं। तो पहले जब पहली विंडो टैली की आती है, सबसे फर्स्ट विंडो, तो उस पर एक ऑप्शन लिखा होता है मास्टर। तो मास्टर के अंदर आप जाकर कोई भी लेजर या ग्रुप्स आसानी से क्रिएट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 49, इन जनरली फाइनेंशियल स्टार्ट फ्रॉम, कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जनरली जो स्टार्ट होता है टैली में या नॉर्मल भी अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, तो 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर, मतलब कोई सा भी ईयर होगा, लेकिन हमेशा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा आपका 31 मार्च में। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्लेस डेटा टेकन इन अ पेन ड्राइव और सीडी टू द एप्रोप्राइट प्लेस इन द टैली? सो मान लीजिए अगर मेरे पास एक सीडी में या किसी पेन ड्राइव में कोई डेटा है और वो मुझे टैली में वापस लेना है, उसको टेकन बैक करना है, तो उसको बोलते हैं हम रिस्टोर। तो कॉपी को अगर रिस्टोर करके रखना हो पेन ड्राइव या उसमें, तो उसको बोलते हैं बैकअप। और अगर पेन ड्राइव किसी सीडी से या किसी और मीडियम से, सेकेंडरी मीडियम से अगर आपको डेटा यहाँ पर
वापस लेकर आना, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिस्टोर। सो ये हमारे दोनों क्वेश्चन एक तरीके से सिमिलर ही हैं, रिस्टोर और बैकअप। बैकअप का मतलब है आपको टैली की कॉपी कहीं रखनी है, और रिस्टोर का मतलब है वो जो कॉपी है वो आपको वापस टेलीमर लेकर आनी है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज टेली प्राइम primarily used for in the context of business? टैली प्राइम या और भी टैली के इससे प्रीवियस वर्जन थे, या और भी अपकमिंग जो वर्जन आएंगे, तो बात टैली की ही की जाएगी। तो अभी लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है। दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट द टैली प्राइम। तो टैली प्राइम का मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? ईमेल कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो मेन काम इसका यही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, एंड टू रेडी एंड टू समराइज। तो अकाउंट इज द, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं सबसे पहले, व्हाट इज अकाउंट? सो अकाउंट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द मॉनेटरी टर्म्स। तो जो मॉनेटरी टर्म जो मनी से रिलेटेड है उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, तो यहां हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ही करना होता है। उसका समराइजेशन हमारा ऑटोमेटिकली टैली में बन जाता है। तो ये इसका मेन पर्पस है आपके टैली प्राइम का। क्वेश्चन नंबर 52, इन टैली प्राइम व्हाट मॉड्यूल वुड यू यूज टू रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स एंड सर्विसेज विद जीएसटी? तो टैली प्राइम में अगर आपको जीएसटी मेंटेन करनी है, सेल्स ट्रांजैक्शन की, अगर सेल्स कर रहे हो आप, किसी पर जीएसटी लगा रहे हो बिल पर, तो वो किस मॉड्यूल के तहत आता है? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उसको, या उसको पेरोल बोलते हैं, वो आपका इन्वेंट्रीज में आता है। तो सही आंसर इसका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स, कोई भी गुड्स वगैरह जो होती हैं उनको आप परचेज सेल्स करते हो तो उन पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे बात हो रही है सेल्स ट्रांजेक्शन में अगर हम इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, which tally prime feature allow you to reconcile bank statement with your recorded transaction? So एक्चुअली होता क्या है कि जब हम हमारा अगर कंपनी का कोई करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में बैंक में बहुत सारी ट्रांजेक्शन चलती रहे, और कोई चेक क्लियर हुआ है, कोई चेक बाउंस हुआ है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सब चीजें। तो चेक को भी रिकंसाइल, अगर मुझे मुझे फॉर एग्जांपल एक महीने मैंने या मेरी कंपनी ने 100 से 200 चेक इशू किए हैं, तो मुझे फिर क्या करना पड़ रहा है कि भाई मैंने चेक इशू किए, कौन-कौन से क्लियर हो गए या नहीं हुए। तो पासबुक ला रहा हूँ मैं, पासबुक से 1 बाय 1 वेरीफाई कर रहा हूँ। अच्छा ये चेक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो मैं तो इसी में, मेरा क्वालिटी टाइम इसी में चला गया। मैनुअली चेक कर रहा हूँ कि सारी ट्रांज़ैक्शन को 1 बाय 1। कुछ ऐसा नहीं है कि ऑटोमैटिक हो जाए डेट वाइज़। तो जो बैंक की स्टेटमेंट को रिकंसाइल करते हैं हम, तो वो कैसे है? तो वो फीचर क्या है टेली प्राइम? उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप ये जो ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन होता है ये भी कर सकते हो। बहुत सारे बैंक देते हैं आपको, जो चल रहे हैं, जो भी प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है, तो वो करंट अकाउंट पे बैंक रिकंसिलिएशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 3B? अब मैं जीएसटी की बात करूं तो उसकी रिपोर्टिंग की भी बात करनी पड़ेगी। तो जीएसटीआर 3B रिपोर्ट इन टैली प्राइम विद जीएसटी, कि टैली प्राइम में जीएसटी R3B या कोई भी टैली में जीएसटी 3B का क्या मतलब है, किस लिए इस्तेमाल होती है? तो ये इस्तेमाल होती है आपकी जीएसटी रिटर्न फिलिंग के लिए। जीएसटी को कि रिटर्न करना हो, जैसे जीएसटी आर मुझे फिल करना है, तो जीएसटी को फाइल करने के लिए, जीएसटी को रिटर्न करने के लिए हम जीएसटीआर 3B का इस्तेमाल करते हैं। और मैं अभी आगे सब डिस्कस करूंगा जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 2 क्या है और जीएसटीआर 3B क्या है, क्या-क्या चीजें इसमें आती हैं, कौन-कौन सी चीजें इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन बने रहे। मैंने कहा ना, बेसिक से, इंटरमीडिएट से और होते हुए एडवांस लेवल की तरफ हम आप आ गए हैं, जीएसटी की तरफ एंटर कर गए। यहाँ पे हम आरसीएम और ये सब चीजें, आपका जो टीडीएस वगैरह सब डिस्कस करेंगे। इन टैली प्राइम, हाउ कैन यू करेक्ट एन एंट्री दैट मेड विद एन इनकरेक्ट अमाउंट?
कि इनमें से कौन सी एंट्री आपकी करेक्ट है और जो इनकरेक्ट अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर रही है, मेड कर रही है। सो डिलीट द एंट्री एंड री एंटर इट, गलत। अगर कोई मैं बात कहूं आपसे कि यहाँ पे बात क्या हो गई कि कोई एंट्री आपसे गलत हो जाए, तो डिलीट करो एंट्री को और फिर री एंटर इट, दोबारा से उसको करो। या क्वेश्चन नंबर बी है, एडिट द एंट्री डायरेक्टली इन द वाउचर। तो दोनों ही ऑप्शन हम कर सकते हैं। अगर कोई आपसे गलती हो जाए, हाउ टू करेक्ट एंट्री, कि आप एंट्री करेक्ट कैसे करोगे, दैट वाज मेड विद द इनकरेक्ट अमाउंट। अगर आपने उसमें कोई गलत अमाउंट भर दिया, मान लीजिए आपने कोई कहा कि रेंट अकाउंट 5000 डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 5000, वो था एक्चुअली आपका 50,000, लेकिन एक जीरो आप लगाना भूल गए, तो अब वो एंट्री आपने सेव कर दी। अगर उस एंट्री को मुझे एडिट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके दो मेथड है, या तो मैं उस एंट्री को डिलीट करूं और दोबारा से उस एंट्री को बनाऊं, या फिर मैं उस एंट्री को ओपन कर लूं और उसमें जाकर एडिट मोड में उसमें जाकर मैं चेंज कर दूं। तो ये दोनों ही काम हम इसमें इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, which Tally Prime report provide an overview of the financial performance of a business for a specific period? तो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में जो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसका जो मुझे ओवरव्यू मिलता है, तो वो ओवरव्यू मुझे कहां से मिलता है? प्रॉफिट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। तो अब दरअसल क्या है, आपको एक तरीके से परफॉर्मेंस देखनी है कि परफॉर्मेंस क्या है। भाई हम ग्रो कर रहे हैं या हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है, तो देखेंगे कहां? वो ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, बोथ साइड लेजर की इक्वलिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट का। और बैलेंस शीट से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हम हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता चलेगा कितना नेट प्रॉफिट आपको कंपनी को हो रहा है या कितना आपकी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो ये आपका सही आंसर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हाउ डज टैली प्राइम हेल्प बिजनेसेस कंप्लाई विद जीएसटी रेगुलेशन? कि टैली प्राइम में अगर मैं बात करूं एक जीएसटी रेगुलेशंस का क्या अप्लायंस है, सो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी क्या होती है, आप बस एक लेजर बनाइए और उस लेजर को वहां पे लिंक कीजिए और दैट मीन्स ऑल वर्क ऑटोमेटिकली डन। कुछ हमें मैनुअल काम करना होगा, लेजर्स बनाने होंगे। सो इसका मेन पर्पस यही है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ जीएसटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मॉड्यूल इन टैली प्राइम? तो टैली प्राइम में टीडीएस का क्या मतलब है? तो कैलकुलेट एंड डिडक्ट टैक्सेस ऑन सर्टेन पेमेंट। भाई कुछ पेमेंट हम कर रहे हैं, सपोज करो मैंने कहा मैंने किसी को सैलरी का पेमेंट किया, तो मैं सैलरी पे पहले टीडीएस काट रहा हूं। मैंने किसी को रेंट का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट अगर उससे एक पर्टिकुलर एक स्लैब होता है, वो मैंने एक आपको टीडीएस की एक वीडियो में बताया है कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन में कितना आपका मिनिमम स्लैब्स है। तो उस स्लैब्स के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा अमाउंट आ रहा है तो हम फिर उस पर क्या करते हैं, जो पेयर होता है वो क्या करता है, उसमें टीडीएस काट के पे को दे देता है। तो टीडीएस का मतलब क्या है, कैलकुलेट एंड डिडक्ट टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट। कुछ पेमेंट किया जा रहा है, उस पर टीडीएस काट लिया जाता है, ये मेन पर्पस है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 3B इन टैली? अभी मैंने बात की थी कि जीएसटीआर 3B की यहां पर कि जीएसटी रिटर्न फिलिंग। अब मैं बात करूं कि इसका यूज क्या है। मंथली समरी ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, कि जितना आपने आउटवर्ड का मतलब है सेल सेल किया, और जितना आपने परचेस किया इनवर्ड, उन दोनों का समरी जो आती है, वो समरी आपकी जीएसटीआर 3B में आती है। ध्यान रहे, आउटवर्ड सेल, इनवर्ड परचेस।
तो सेल और परचेस की दोनों की समरी हमारी जो है मंथली समरी जीएसटीआर 3B में आती है। और भी हम जीएसटीआर 3B के अभी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। So Tally Prime, how can you record the sales of goods or services with GST? So how can record, अगर एक सेल की एंट्री है सेल्स ऑफ गुड्स की टैली में और उसमें मुझे जीएसटी इंप्लीमेंट कर, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड अ सेल्स वाउचर विद जीएसटी डिटेल। तो आप सेल्स की एंट्री करें और उसमें जीएसटी की डिटेल्स को एंटर कर दें, तो उसकी हेल्प से आप ये सारा काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैली प्राइम ई-वे बिल फीचर? जब हम बात करते हैं ई-वे बिल की, तो चलिए उसको भी बात कर लेते हैं। ई-वे बिल होता क्या है? फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हो, मतलब कोई आपको अपने कंपनी का माल एक जगह से या गुड्स एक जगह से आप किसी दूसरे जगह पर लेके जा रहे हो, उसका कोई डिस्टेंस होता है, मे बी 60 किलोमीटर कि 60 किलोमीटर अगर आप सेम स्टेट में भी हो, 60 किलोमीटर से दूर आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ माइल का होता है, तो अगर उतना डिस्टेंस है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करवाना है। गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके वो सारा आपको उस स्टॉक का ब्यौरा देना है, तो एक सर्टेन अमाउंट एक टैक्स का पे करना है। और अगर आप इंटर स्टेट कोई चीज सेल कर रहे हो या वहां से परचेस कर रहे हो, सॉरी, तो गुड्स पे ई-वे बिल आपको जनरेट करवाना ही है। अगर ई-वे बिल का प्रॉपर्ली नहीं, तो मेरी इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो दी गई है ई-वे बिल के बारे में प्रॉपर्ली। तो इसका सही आंसर है फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स, जो गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस पे जो टैक्स लगा है वो बस ई-वे बिल है, ये बस समझ लीजिएगा। 62। हाउ डज टेली प्राइम हैंडल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? अब देखो आगे ना क्वेश्चन, आरसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इंटरव्यू है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के। कि टेली प्राइम में आरसीएम क्या है, ये बात तो बड़े हाई प्रोफाइल बंदों को पता होती है, तो बहुत ही अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर ये आपने कर लिया तो समझो कि आपका इंटरव्यू क्लियर, आपका एग्जाम क्लियर। ये सारे क्वेश्चन, इसी बात को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि जो प्रॉपर्ली इन सारे क्वेश्चन को समझ रहा है, वॉच कर रहा है, डेफिनेटली सब क्लियर है उसका। हाउ डज टेली प्राइम हैंडल रिवर्स चार्ज? कि कैसे हैंडल करते हैं, क्या मतलब है? ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड आरसीएम ऑन एलिजिबल ट्रांजेक्शन। तो टैली के अंदर ये ऑटोमेटिकली हमारा रिकॉर्ड हो जाता है एलिजिबल ट्रांजेक्शन पे। अब मैं बात भी करूंगा कि आरसीएम क्या है। आरसीएम क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। कि मान लीजिए मैं एक रजिस्टर्ड हूं, मेरे पास जीएसटी नंबर है और जिससे मैं खरीद रहा हूं जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है। तो जो सप्लायर है या मैं हूं भी ना, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है मान लीजिए, बस कहने का मतलब ये है। तो वो क्या करेगा, जो जीएसटी लगा के मुझे एक बिल देगा और जो वो टैक्स मुझसे लेगा जीएसटी का, वो सरकार को पे कर देगा। लेकिन मान लीजिए जिससे मैं अब खरीद रहा हूं, तो मैंने कहा कि मैं ये 50,000 रुपए की चीज कोई आपसे खरीद रहा हूं, तो मैंने कहा मुझे बिल दीजिए 50,000 का। वो कह रहा है मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैं रजिस्टर्ड डीलर नहीं हूं। तो कहने लगा ये जो 50,000 रुपए मुझे तो आपको दिखाने हैं। तो अब क्या होगा, जो सप्लायर तो रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर पाएगा। फिर तो मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस टैक्स को पे करने की। ठीक है, तो सप्लायर तो कर नहीं रहा, तो रिसीवर ही पे करेगा। तो जो रिसीवर जो पे कर रहा है, जो एक तरीके अनरजिस्टर्ड डीलर में आता है, तो जो रिसीवर जो पे कर रहा है वो आपका आरसीएम है। जो गवर्नमेंट को सप्लायर पे ना करे, मतलब पहले मान लीजिए मैंने कोई चीज खरीदी है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब मुझे ही पे करना है। तो मैं उस पे पहले से बोल दूंगा भाई देखो 50,000 की मैं खरीद रहा हूं, मुझे इस पे इतना जीएसटी भी देना है, तो मैं आपको 45,000 रुपए दूंगा, 5,000 रुपए मेरी फॉर एग्जाम्पल जीएसटी में जा रही है, तो वो आरसीएम में रहेगा। 63। इन टैली प्राइम व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 1? तो जीएसटीआर 1 का क्या पर्पस है? जीएसटीआर 1 का मतलब है मंथली समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कि जो भी हम
मंथली सेल कर रहे हैं तो सेल पे होता है GSTR 1। ध्यान रखना, जब हम जीएसटी लगाकर कोई चीज सेल कर रहे हैं तो वो आपका GSTR 1 में आएगा। तो फिर बात कर लेते हैं GSTR 2 की, 2A की। हाउ कैन यू रिकंसाइल GSTR 2A डेटा with purchase entry in Tally Prime to the use of GSTR 2A reconciliation tool? तो जो सेल की एंट्री है वो GSTR 1 में, और जो परचेस की एंट्री है, जो परचेस नॉर्मल वाली बात नहीं है जिसमें हम जीएसटी लगा रहे हैं, वो GSTR 2 में आती है। और इन दोनों की समरी GSTR 3B में आती है। Which Tally Prime report provides a comprehensive summary of all GST related transaction for a specific period? तो हमें अगर जीएसटी की हर एक रिलेटेड समरी यहां पर देखनी है तो हम वो उसको किस तरीके से देखेंगे, तो वो आपका जीएसटी समरी आपको जीएसटी समरी रिपोर्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन जीएसटी के स्टार्ट हो गए हैं और आपके आरसीएम का भी क्वेश्चन हो गया, ई वे बिल का भी क्वेश्चन हो गया, और अब बात आ गई व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जीएसटी का प्राइमरी पर्पस क्या है। तो रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन द बिजनेस, ये भी पर्पस है। सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देना, इजी कर देना, ये भी एक मोटिव है। एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक को बढ़ाना। तो सारे ही आंसर ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी प्राइमरी पर्पस होते हैं हमारे जीएसटी के। व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज इन इंडिया, कि इंडिया में अगर हम सर्विसेज पे कोई जीएसटी लगा रहे हैं तो उस सर्विसेज पर कितना रेट लगता है जीएसटी का, तो वो है आपका 18%। सो 18% आपका सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द पर्पस ऑफ GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो टू आइडेंटिफाई द टैक्स पेयर, तो सिंपल सी बात है GSTIN क्यों देते हैं, ताकि हर एक टैक्स पेयर को एक नंबर दे दिया कि ये लीजिए ये आपका एक जीएसटी नंबर है, इससे आपको जीएसटी टीम या जीएसटी आइडेंटिफाई करेगा और इसकी हेल्प से ही आप जीएसटी को रिटर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैं बता देता हूं, टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जो गुड्स एंड सर्विस पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने कोई चीज परचेस करी और मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, मेरे पास भी जीएसटी नंबर है और जिससे मैंने परचेस किया उसके पास भी हो गई और है। अब मैंने क्या किया, उस परचेस पर मैंने एक टैक्स जो बनता था वो उसको पे कर दिया सप्लायर को। सप्लायर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है जैसे ही वो सप्लायर आपका टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को या मुझे, गवर्नमेंट को मतलब, तो जो आपने टैक्स दिया है उसको, तो उसका आपको आईटीसी बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब वो आपका टैक्स आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम हो जाएगा। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो परचेस पे मिलता है। लेकिन आप रजिस्टर्ड डीलर होने चाहिए और जो आपका वो ट्रांजेक्शन जो B2B बनती है। तो ये बात ध्यान रखना कि आईटीसी क्या है। तो टैक्स पेड ऑन परचेस, जो आपने परचेस पे जो टैक्स पे किया है किसी भी गुड सर्विस पे, तब आपको इनपुट टैक्स है। सेल पे नहीं मिलता, इस पे परचेस पे। Which tax type of taxpayer is required to file GSTR 3B in India? तो GSTR 3B फाइल कौन करता है, किस तरह के टैक्स पेयर होते हैं, जो वो होता है रेगुलर टैक्स पेयर। उसी कैटेगरी क्या है जो GSTR 3B को फाइल कर रहा है, रेगुलर टैक्स पेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, इन टैली व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ जीएसटी लेजर। सो टैली में जीएसटी का लेजर क्रिएट करने का क्या मतलब है, टू कैलकुलेट द जीएसटी लायबिलिटी,
जैसे जीएसटी का हम लेजर करते हैं ना, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, तो हम लेजर बनाते हैं इनके पहले ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो उसका मेन पर्पस है टू कैलकुलेट द जीएसटी लाइबिलिटी, जीएसटी की लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया? तो अगर बात मैं करूं कि जीएसटी में कौन कौन से, सारे ही हैं, 12% भी, 18 भी, 28 भी है, 5% भी है, तो सारे के सारे स्लैब्स आपके जीएसटी के। क्वेश्चन नंबर 73, विच टैली फीचर हेल्प इन रिकॉर्डिंग द डेटा बिटवीन टैली एंड द जीएसटी पोर्टल? तो मुझे टैली का और जीएसटी पोर्टल का डेटा कंसाइल करना है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? उसको बोलते हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन की हेल्प से आप टैली का डेटा और जीएसटी पोर्टल के डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी? पर्पस क्या है इसका? पेइंग टैक्स ऑन रिवर्स सप्लाई, मतलब जो टैक्स को पे करना है रिवर्स सप्लाई, जो मेरी भाई मैंने किसी को खरीदा तो भाई सप्लायर जो है, जो जो रिसीवर है वो ही पे करेगा। तो मैंने बताया पेइंग टैक्स ऑन रिवर्स सप्लाई, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट डज द टर्म एचएसएन कोड रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी इन टैली? कि एचएसएन का मतलब क्या? जब आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हो टैली में, तो स्टॉक्स बनाते हो, तो वो जो स्टॉक्स होता है, वो जो जीएसटी की जो नॉर्म्स है, उस स्टॉक को एक नाम दिया गया है, उसको उस एचएसएन कोड के थ्रू पहचाना जाता है, जो कि मेनली हम 6 डिजिट का भरते हैं। तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, तो ये इसका फुल फॉर्म है एचएसएन कोड का, जो कि जीएसटी के अंदर आपके स्टॉक आइटम्स को, नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 76, हाउ द इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी ट्रीटेड इन जीएसटी? तो जीएसटी में आईटीसी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? इट कैन बी क्लेम ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस, ये दोनों चीज पे क्लेम की जा सकती है, लेकिन जब आप परचेस करते हो तभी ये चीजें आपकी आती हैं। तो मैंने पूरा आपको पिक्चर बता दी, जीएसटीआर 3B में ये आता है। और आपका जब आप परचेस करते हो, मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, तो मुझे जो टैक्स मिलता है, जो टैक्स में देता हूं, मैं उसको क्लेम कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 77, which tally report provides a summary of GST liability and input tax credit available? तो मैंने जस्ट अभी कितनी बार बताया, फिर बता रहा हूं कि जो आईटीसी जो अवेलेबल है, वो आपको कहां पर अवेलेबल होगा? जीएसटीआर 3B रिपोर्ट में। तो इसको तो याद कर लो, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3। जीएसटीआर 1 कब लगना है, जीएसटीआर 2 कब लगना है, जीएसटीआर 3B कब लगना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, आरसीएम क्या है, ई वे बिल क्या है। क्वेश्चन नंबर 78, आई होप आपको बहुत ही सही तरीके से सब चीजें समझ में आ रही हैं, और इस बात की मैंने गारंटी आपको स्टार्टिंग में दी, अगर सारे क्वेश्चन किसी ने पढ़ लिए तो इंटरव्यू और एग्जाम क्लियर है, समझ लिया अगर उसको ठीक से। सो क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी एंड वेयर इट रिकॉर्डेड इन टैली? तो इट अप्लाई ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन एंड इट इज रिकॉर्डेड। अभी बात केवल आरसीएम की हुई थी ना, कि मैंने एक सप्लायर ने कोई चीज परचेस करी, मैं मतलब एक सप्लायर हूं मैं, और जिससे सॉरी मैं सप्लायर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं खरीद रहा हूं फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर से, और जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है। तो वो जो खरीदने वाला है, तो वो चलो ठीक है, आपने बताया सप्लायर से खरीद रहे हैं, लेकिन वो वाउचर कौन सा यूज होता है उसमें? तो हमने कहा परचेस वाउचर, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन परचेस वाउचर। तो आरसीएम की जो एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, वो किस में हो रही है? परचेस वाउचर्स। 79, इन टैली ईआरपी 9 हो या टैली प्राइम हो या कोई भी वर्जन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग लेजर? कि लेजर को क्रिएट करने का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट इज अ सिंपल थिंग। Firstly, we have to create the ledger. Then after that, we can create the journal entry, and then trial balance, trading profit,
daybook and etc. All these things automatically created in Tally. Question number 80. What is the purpose of GST in India? कि GST का क्या पर्पस रहा इंडिया में, क्यों, क्या पर्पस है? टू सिंप्लीफाई एंड यूनिफाई इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को सिंपल करना, इजी करना, ये आपका एक पर्पस है जीएसटी का। इन सारे क्वेश्चनों में मैंने आपको टैली की वो सारी चीजें क्लियर कर दी कि बेसिक ऑप्शंस क्या हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या हैं, इन्वेंट्री क्या है, जीएसटी क्या है, GSTR1 क्या है, GSTR2 क्या है, GSTR3B क्या है, ई वे बिल क्या है, RCM क्या है, या और भी बहुत सारे ऑप्शन जो हमने इसमें डिस्कस किए विद हेल्प। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही सही तरीके से समझ में आ गई हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये सब चीजें किस तरीके से हेल्पफुल रही। सो इस तरीके से इस पूरी प्लेलिस्ट में अगर कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप मेरी पूरी लिस्ट को देख सकते हो, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन इन डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन ये बेस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने इन सभी चीजों का आपको समझे कि एक तरीके से एक आपके लिए बहुत ही यूजफुल चीजें रहने वाली है। सो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये चीजें सब समझ में आ गई हो, तो इसको अगर कोई डाउट्स हो तो आप इसको कई बार वॉच कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।